नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास लेकर के आया हूं, ठीक ना। और काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिकों को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चैप्टर का नाम क्या है। तो यहाँ पे चैप्टर देख सकते हैं आप। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक ना। एक क्लास 10th का है, ठीक ना। और चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पूरा वन शॉट पढ़ेंगे, यानी हम लोग इसमें क्या करेंगे, टोटल टॉपिक को रिवाइज करेंगे, ठीक है। और यदि आप पूरे टॉपिक को अच्छे से पूरा मतलब एक्सप्लेन के साथ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर के सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला हेडिंग इस चैप्टर का क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे पहला अम्ल, यहाँ पे जो हेडिंग है वो अम्ल है, ठीक ना। आपके चैप्टर का नाम भी अम्ल, क्षारक एवं लवण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ही वीडियो में सभी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा हेडिंग है क्या, एसिड या अम्ल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अम्ल के बारे में। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वे यौगिक जो अत्यधिक क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपके लिए दोस्तों नया डेफिनेशन है, ठीक ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए वे यौगिक जो अत्यंत क्रियाशील हो, ठीक ना, और क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी ऐसे यौगिक जो अत्यधिक क्रियाशील धातु से क्या करे, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाए, उन्हें क्या कहेंगे, आप अम्ल कहेंगे, ठीक ना। कारण अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक ना। ये जो पुरानी कहावत के अनुसार इस चीज को बताया जा रहा है, ठीक ना। पुराने जो पूर्वज थे वो कहा करते थे कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ठीक ना। तथा यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है दोस्तों, यहाँ पे तो लाल कर देता है, ठीक ना। जब आप क्या करते हैं, एसिड में नीले लिटमस पेपर को डालते हैं तो किस में कन्वर्ट कर देता है, लाल कलर में, ठीक ना। कारण अम्लों के विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक ना। यानी क्या होता है इसमें, जब अम्लों के विलयन में H+ आयन, ठीक ना, क्या होता है, जब H+ आयन रिलीज होता है तो आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। उदाहरण में बात करें यहाँ पे, तो उदाहरण में आप देख सकते हैं, ठीक ना, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। हरी बात समझ में। तो ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। तो बहुत सारे अम्ल हैं जो कि इसके उदाहरण है। हरी बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। आप देखिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक ना। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक ना। तो दोस्तों अम्ल तो आप जानेंगे, ठीक ना। और अम्ल को साधारण में भी बोल सकते हैं, ठीक ना, कि वे यौगिक जो जल में घोलने पर H+ आयन को रिलीज करते हैं उनको क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है, ठीक ना। अम्ल की आप पहचान हमेशा ऐसे करेंगे कि कोई यौगिक होगा, जब जल में उसको घोलेंगे तो H+ आयन को देगा तो क्या हुआ, वो अम्ल होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, ठीक ना। तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ठीक ना, पहला है अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक ना। अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराना है। जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, उससे हम धातु से अभिक्रिया कराएंगे, चाहे सोडियम से करा दें, चाहे पोटेशियम से करा दें, चाहे मैग्नीशियम से करा दें, ठीक ना। ये सब क्या है, धातु है, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए आप पहला यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अम्ल, ठीक ना। अम्ल प्लस धातु और लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा, जब अम्लों की अभिक्रिया धातु से कराया जाएगा तो लवण मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक ना। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं कि यहाँ पे HCl लिया गया, ठीक ना। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये जिंक धातु से क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। और ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, देखिए जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। आज बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ZnCl2 होना चाहिए, ठीक है। तो आप बना लेंगे, यहाँ पे ZnCl2 बना लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा हम बात करते हैं। यहाँ पे करा धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि धातु कार्बोनेट
तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया कराई जा रही है। तो यहाँ देख सकते हैं अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। आप ऐसे भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं HCl क्या है, एक्वस है, एक्वस मतलब जलीय है, ठीक ना। और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराई जा रही है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराया जाएगा तो क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पे प्राप्त होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, जल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। आई बात समझ में ना, कि यहाँ पे आप यहाँ पे अम्ल ले रहे हैं और अम्ल की अभिक्रिया किसे करा रहे हैं, धातु कार्बोनेट से, ठीक है। और जब धातु कार्बोनेट से कराएंगे तो आपको साल्ट प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे सभी चीज आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। देखिए NaCl क्या है, एक प्रकार का, ये क्या है दोस्तों, ये लवण है, ठीक ना। ये क्या है, लवण है, ठीक है। तो ये जो आप लोग नमक खाते हैं ना, उसका ये फार्मूला है NaCl, साधारण नमक का ये फार्मूला भी है, ठीक है। ये बात आई समझ में आपको। चलिए फिर हम बात करते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अब अम्ल के साथ हमें किसकी अभिक्रिया कराना है, धात्विक ऑक्साइड की, ठीक ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं उदाहरण इसका क्या है, अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, ठीक ना। जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा दोस्तों, अम्ल, लवण और जल का निर्माण करेगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है, आपका अम्ल है, ठीक ना। और ये कॉपर ऑक्साइड से क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, कॉपर क्लोराइड बना रहा है और जल बना रहा है। आई बात समझ में, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा हेडिंग है जलीय विलयन में अम्ल, ठीक ना। जलीय विलयन में अम्ल, तो इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है अम्ल केवल जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक ना। जो अम्ल होते हैं दोस्तों वो केवल जलीय विलयन में ही H+ आयन को रिलीज करते हैं, ठीक ना। तो अम्ल की पहचान किससे की जाती है दोस्तों, तो H+ आयन से की जाती है। H+ आयन से अम्ल की पहचान की जाती है। आई बात समझ में। फिर दूसरा क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे करा हाइड्रोजन आयन सदैव H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन से दर्शाया जाता है। आई बात समझ में। चलिए तीसरा बात करते हैं क्या है, देखिए अम्ल जब जल से अभिक्रिया करता है तो ये अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देता है। अरे बात समझ में ना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रबल अम्ल, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन ज्यादा मजबूत अम्ल है, ठीक ना। प्रबल मतलब क्या होता है जी, ताकतवर, मजबूत, ठीक ना, पावरफुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफिनेशन में क्या है, अम्लों की प्रबलता मतलब उसकी ताकत इसके जलीय विलयन में H+ आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। जलीय विलयन में किस पे निर्भर करता है, H+ क्या है, H+ आयनों पे क्या करता है, H+ आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। ये बात समझ में। कह रहा प्रबल अम्ल में अधिक संख्या में H+ आयन बनते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं उसमें H+ आयन ज्यादा बनता है, जिससे कि पता लगता है कि ये प्रबल अम्ल है, ठीक ना। कह रहा HCl एक प्रबल अम्ल है। HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, जो अधिक H+ आयन उत्पन्न करते हैं। इसका क्या कारण है कि यह ज्यादा से ज्यादा H+ आयन को रिलीज करता है। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों ये हो गया प्रबल अम्ल, ठीक ना। तो प्रबल अम्ल किसको कहेंगे आप, जो क्या होता है कि मतलब जो जल में पूर्ण रूप से टूट करके और H+ आयन को देता है उसको बोला जाता है प्रबल अम्ल, ठीक ना। और यहाँ पे दुर्बल अम्ल समझिए, दुर्बल अम्ल क्या होता है, जिसको वीक एसिड कहा जाता है, ठीक ना। तो देखिए दुर्बल अम्ल कम संख्या, यहाँ पे काम गलती से हो गया, ठीक ना, इसको आप क्या कर लेंगे, कम, यानी कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ये दुर्बल अम्लों की पहचान होती है कि ये कम से कम H+ आयन को रिलीज करता है, ठीक ना। जब ये जल में घुलता है तो ये आंशिक रूप से घुलता है, ठीक ना, जिसकी वजह से इसमें H+ आयन कम रिलीज होता है। जैसे हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक ना। तो एसिटिक अम्ल यहाँ पे CH3COOH कम संख्या में H+ आयन को उत्पन्न करता है, जिससे कि इसको क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है या कमजोर अम्ल कहा जाता है। इसके पास उतना पावर नहीं होता है कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक ना। तो कई बार दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि बताइए प्रबल एसिड कौन कौन होते हैं, ठीक ना। तो आप याद रखेंगे, नोट कर लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलेंगे, ठीक ना, H2SO4 को,
ठीक है। आप बोलेंगे सबसे ज्यादा जो प्रबल होता है दोस्तों क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक ना, H2SO4 जिसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है, आई बात समझ में। फिर HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक ना। तो ये सब क्या है, ये प्रबल अम्ल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे दुर्बल अम्ल में, ठीक ना, तो दुर्बल अम्ल में यहाँ पे देखिए CH3COOH हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हेडिंग देखिए, क्षार, जिसको बेस बोलते हैं, ठीक ना। बेबी को बेस पसंद है, वाला बेस नहीं भाई, यहाँ पे दूसरी बेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक ना। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक ना। यानी जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा, ठीक है, प्रकृति संक्षारक होती है। तो ये जो क्षार होते हैं ये बिल्कुल साबुन की तरह कड़वा होते हैं, ठीक ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब देखिए ऑप्शन ए में दे रहा है कि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, ठीक ना। जो क्षारक होते हैं इनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, तथा यह लाल लिटमस पेपर को क्या क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो यह लाल लिटमस होता है नीला कर देता है, यानी जब आप अम्ल में इसको डाल रहे थे, ठीक ना, जब आप अम्ल में, एसिड में जब लिटमस पेपर को डालर में दे रहा था, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे जब आप क्षार में लाल लिटमस पेपर को डालेंगे तो नीला कलर देगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता भी है। बी कह रहा है कि जली विलयन में क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक ना। तो क्षारकों की पहचान होती है किससे, क्योंकि OH आयन को देता है, ठीक ना, यानी OH माइनस आयन को देता है, यानी वे यौगिक जो जल में घुल करके OH माइनस आयन को उत्पन्न करते हैं उनको कहा जाता है क्षार, आई बात समझ में। फिर कह रहा है देखिए क्या कह रहा है, सी में जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी एल्कली कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, डी कह रहा प्रबल क्षारक में OH आयनों की संख्या अधिक तथा दुर्बल क्षारक में कम होती है। जो प्रबल क्षारक होते हैं उनमें OH आयनों की संख्या ज्यादा होती है और जो दुर्बल होते हैं उसमें कम होती है, ठीक ना। जिस प्रकार आप देख रहे थे प्रबल क्षार में, ठीक ना, कि जिसमें H+ आयन ज्यादा रिलीज हो रहे थे वो प्रबल क्षार हो रहे थे, और कम हो रहे थे वो दुर्बल क्षार हो रहे, दुर्बल एसिड हो रहे थे, ठीक है। तो ये चीज इसी प्रकार इसमें बेस में भी है, यानी क्षार में भी है, ठीक ना, कि जो OH- आयन ज्यादा देगा वह क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा, और जो कम देगा वह कम होगा, यानी दुर्बल होगा, है बात समझ में। अब बात करते हैं क्षारों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक ना, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है क्या कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक ना, जब धातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कह रहा सभी धातु क्षारक से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक ना, मतलब सभी प्रकार के जो धातु होते हैं वो सभी धातु क्षारक से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक ना। ये क्या है, कुछ इनकी फीचर्स हैं, ठीक है। ये हो गया। बी में हम बात करते हैं, देखिए बी क्या कर रहा है, जिंक तथा एल्युमिनियम क्षारक के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक ना। जिंक क्या करता है, एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके और क्या बना देता है, यहाँ पे जिंक तथा एल्युमिनियम क्षारक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक ना। तो जिंक एज ए मेटल, ठीक है ना, और ये क्या है, एक क्षारक है, जिसमें देखिए क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे दोस्तों, आप देख करके ही तुरंत बता देंगे, ठीक ना। यानी जो कंपाउंड होगा अगर उसके पास OH होगा ना तो समझिए क्या है, वो क्षार है, ठीक ना। वो क्या है, उसके पास क्या है, वो क्षार है, आप देखते पहचानेंगे, ठीक ना। फिर आप अब देखिए यहाँ पे जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो देखिए यहाँ पे Na2 और ZnO2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस को देता है। देखिए इसका नाम क्या है, Na2ZnO2, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है दोस्तों, सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में यहाँ देख सकते हैं आप लोग, दूसरा है कह रहा अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। अम्ल की अभिक्रिया जब क्षार से कराई जाती है तो क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप देख सकते हैं अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। जो अम्ल और क्षार होते हैं परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, आप देख सकते हैं लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण कहा जाता है या न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, ठीक ना।
इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। यानी जब अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं अम्ल प्लस क्षारक, जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है जैसे जब अम्ल किससे अभिक्रिया कर रहा है? क्षार से, यानी HCl इज ए एसिड और NaOH इज ए बोल सकते हैं बेस। ठीक है, तो जब अम्ल क्षारक से क्रिया कर रहा है तो लवण और जल बना रहा है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे टारगेट होगा जो HCl है और NaOH है, यहाँ से क्या करें? जल को बाहर निकालें। ठीक ना, तो यहाँ से H को निकालेंगे और यहाँ से OH को निकालेंगे, और यहाँ पे क्या हो गया? देखिए जल हो गया, और बचेगा क्या? यहाँ पे Cl बचेगा और यहाँ पे Na बचेगा, तो NaCl एक प्रकार का क्या हो गया? लवण हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसमें प्राप्त हो गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए तीसरा क्या है? अधात्विक यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से अभिक्रिया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो क्या होता है इसमें? देखिए अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं किस प्रकृति के होते हैं दोस्तों? तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कह रहा है देखिए ये क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। ये भी क्या करते हैं? क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। अतः अधात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? जो अधात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? देखिए CaOH का जो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? तो चूने का पानी इसको बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। ठीक ना, क्या प्राप्त होगा आपको? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप क्या बोलते हैं? श्वेत अवक्षेप। ठीक ना, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलेंगे? श्वेत अवक्षेप। देखिए जो एरो आप देख रहे हैं ना, इस एरो का मतलब है कि यहाँ पे कुछ बच रहा है, पर फिर क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे जल प्राप्त होगा। ठीक ना, तो आपने देखा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई गई तो सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, जिसका नाम हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, और जल प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे नोट पे आप गौर फरमाएंगे दोस्तों। ठीक ना, थोड़ा सा फोकस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हेडिंग क्या है? विद्युत का चालन। ठीक ना, विद्युत का चालन क्या होता है? तो जल में अम्लीय तथा क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। ठीक ना, जो कह रहा है कि जल में अम्लीय तथा क्षारीय विलयन विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं, क्योंकि क्रमशः H+ और OH- आयन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या होता है? विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाता है। आई बात समझ में? देखिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है? सूचक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स मतलब होता है सूचक। तो सूचक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी दिए गए पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारीयता की जांच करते हैं। ठीक ना, ऐसे पदार्थ जो क्या करें? जो पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता की जांच करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सूचक कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है ये मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। एक कह रहा है मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राकृतिक सूचक। ठीक ना, क्या है? प्राकृतिक सूचक है, और प्राकृतिक सूचक को आप क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक ना, प्राकृतिक सूचक को आप क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। तो यहाँ देख सकते हैं लिटमस जो लाइकेन पौधे से निकलता है। ठीक ना, लिटमस किससे प्राप्त होता है दोस्तों? लाइकेन पौधे से। ठीक है, निकाला जाता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है। ये जो लाइकेन होता है क्या होता है? एक प्राकृतिक सूचक होता है। इस प्रकार बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, प्यूटिनेरिया यानी पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। ठीक है, इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या केवल सूचक कहते हैं। ठीक ना, इन्हें को क्या कहा जाता है? इन्हें अम्ल क्षारक या सूचक या केवल सूचक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं संश्लेषित सूचक। क्या होता है संश्लेषित सूचक? ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। आ रही बात समझ में? तो कह रहा है मेथिल ऑरेंज। ठीक ना, मेथिल ऑरेंज। फिर कह रहा है फिनाफ्थलीन उपयुक्त के अलावा एक और गंधीय सूचक भी होता है। ठीक ना,
तो आप याद रखेंगे ये जो मेथिल ऑरेंज है, ठीक ना, ये भी एक क्या है, सूचक है। फिनाप्थिलीन भी सूचक है, ठीक है। इसके अलावा एक और भी गंधीय सूचक भी होता है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे गंधीय सूचक क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक ना। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक ना, कह रहा है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। कह रहा है इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट शब्दों में दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, उदाहरण के लिए क्या दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए प्याज और वैनिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाने में आप देख रहे हैं सूचक है यानी इंडिकेटर्स है और एसिड है, ठीक ना, और एक तरफ क्या है, बेस है। तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए तो पहले वाले खाने में लिखा हुआ सूचक, ठीक है, और दूसरे वाले में अम्ल और तीसरे वाले में क्षार। आई बात समझ में। तो क्या कह रहा है, पहले वाले में देख सकते हैं लाल लिटमस पत्र जब अम्ल में डाला जाता है तो ये लाल ही रहता है, और यही जब नीला में क्षारक में डाला जाता है, ठीक ना, तो ये क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। जब लाल लिटमस पेपर को जब एसिड में डाला जाता है तो लाल हो जाता है, और क्षारक में डाला जाता है तो क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। फिर दूसरे की बात करते हैं, नीला लिटमस पत्र जो है वो लाल हो जाता है, जैसे ही एसिड में डाला जाता है तो लाल हो जाता है, और ये क्षार में डाला जाता है तो क्या होता है, नीला ही रहता है। तीसरा है फिनाप्थिलीन, ठीक ना, फिनाप्थिलीन रंगहीन है, ठीक ना, और ये जब क्षार के साथ अब क्रिया करता है, यानी फिनाप्थिलीन को जब क्षारक में डाला जाता है तो किस कलर का रंग देता है, गुलाबी रंग, ठीक है। चौथा बात करते हैं मेथिल ऑरेंज, ठीक ना, मेथिल ऑरेंज को जब एसिड में मिलाया जाता है तो गुलाबी रंग का बन जाता है, और क्षार में जब मिलाया जाता है तो पीला रंग में बन जाता है। भाई बात समझ में। चलिए तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देखते हैं, क्या है, लिटमस विलयन क्या होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ देख सकते हैं लिटमस विलयन, यह बैगनी रंग का रंजक होता है। ये क्या होता है, बैगनी रंग का रंजक होता है, जो थाइलाफाइट समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। जो थाइलाफाइट होता है ना, उस थाइलाफाइट समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। प्राय इसे किसके रूप में उपयोग किया जाता है, सूचक के रूप में, ठीक ना। लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है, कह रहा है जो लिटमस विलयन होता है वो ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह बैगनी रंग का होता है, ठीक ना। जब इसके पास दोनों में कोई कंडीशन नहीं रहता है, ना ये अम्लीय माध्यम का होता है ना क्षारीय माध्यम का होता है, तब ये आखिर किस कलर का होता है, तो आप बताएंगे दोस्तों बैगनी कलर का होता है, ठीक ना, बैगनी कलर का। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे साल्ट, ठीक ना, यानी लवण, इसको क्या बोलेंगे आप, साल्ट या लवण बोलेंगे। आई बात समझ में। चलिए तो हम बात करते हैं साल्ट क्या होता है, ठीक ना। देखिए साल्ट की बात करें तो क्या होता है, जब अम्लों से हाइड्रोजन धातु द्वारा विस्थापित होते हैं तब लवण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब अम्ल क्षारक उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं तब लवण एवं जल बनता है, ठीक ना। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अम्ल है और यहाँ पे क्षार है, तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा और जल का निर्माण होगा, ठीक है। तो लवण आप समझ गए। यहाँ पे देखिए लवण कब बोलेंगे, जब अम्लों की अभिक्रिया किससे कराई जाए, क्षार से कराई जाए, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे आप, लवण, ठीक है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया भी इसको बोलेंगे। चलिए बात करते हैं उदाहरण में, आप ऐसे ही देख सकते हैं KCl है, Na2SO4 है, कैल्शियम यानी CaSO3 इत्यादि। करा लवण निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक ना, लवण निम्न प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। करा उदासीन लवण, ठीक ना, एक होता है उदासीन लवण, जिससे प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक से बनता है, ठीक ना। जो प्रबल अम्ल कह रहा है उदासीन लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बनता है। जैसे उदाहरण के लिए कहा है NaCl Na2SO4 pH बराबर 7,
आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, दूसरा अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है, यानी एसिडिक साल्ट, यानी प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल से बनता है। किससे बनता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से क्या बनता है, अम्लीय लवण बनता है। आई बात समझ में। जैसे आप देख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पे पीएच, ठीक ना, तो पीएच क्या है, लेस देन है 7 से, ठीक ना, जो पीएच है वो लेस देन किससे है, 7 से। कह रहा है तीसरा क्षारकीय लवण क्या होता है, क्षारकीय लवण यानी बेसिक साल्ट। तो जब दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो उससे क्या बनेगा, क्षारकीय अम्ल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, यानी बेसिक साल्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ देख सकते हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो बनाएंगे क्षारकीय लवण, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, सोडियम एसिटेट CH3COO Na, इस किसका फार्मूला है, तो देखिए सोडियम एसिटेट का है, ठीक ना। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए इसका पीएच जो वैल्यू है ये क्या होगा, ये पीएच वैल्यू ज्यादा होगा 7 से, ठीक है। चौथा बात करते हैं लवण परिवार। किसकी बात करेंगे, यहाँ पे लवण परिवार की बात करेंगे, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पे ये क्या है, लवण परिवार है, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक ना। ये क्या है, लवण परिवार। अब बात करते हैं यहाँ पे समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार कहा जाता है। जैसे बात करते हैं NaCl, ठीक ना, यहाँ बात करते हैं Na2SO4, सोडियम लवण परिवार का ही है, ठीक है। खरा इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड लवण पकारिवर के है, ठीक ना, यानी एक ही परिवार के हैं, ऐसे बोल सकते हैं। अब पांचवा का रहा है साधारण नमक, ठीक ना। साधारण नमक क्या होता है, तो समुद्री जल में, कहाँ पे, तो बात करते हैं यहाँ पे समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। समुद्री जो लवण होते हैं ना, उसमें कई प्रकार के लवण, समुद्री जो जल होते हैं उसमें कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। इन लवणों से क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। इसके क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, खनिज नमक कहा जाता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, ठीक ना। हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं दोस्तों कि जो साधारण नमक होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है। चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं आप दोस्तों, कह रहा है यह कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। कह रहा है पीएच पैमाना, ठीक ना, जिसको सार्वभौम सूचक भी कहा जाता है। कह रहा है सार्वभौम सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। कह रहा किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच पैमाना कहते हैं, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। कह रहा है पावर ऑफ हाइड्रोजन पी सूचक है, ठीक ना। और कह रहा पुसांस यानी पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है, का अर्थ होता है शक्ति, ठीक है। तो कह रहा इस पीएच मान से सामान्यतः 0 से अधिक अम्लीयता से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। कह रहा है वैज्ञानिक सॉरेंस द्वारा पीएच पैमाना किया गया था, ठीक ना। ये जो वैज्ञानिक सॉरेंस है इन्हीं के द्वारा पीएच पैमाना तैयार किया गया था। आई बात समझ में यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है ना, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे H+ आयन रखा गया और यहाँ पे H- रखा गया है, ठीक ना। यहाँ पे OH- होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, OH- होना चाहिए, यानी OH- और H+ OH यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे H+। तो आप सभी जानते हैं कि जो H+ होता है एसिड होता है और OH- आयन क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे स्केल है ये 0 से लेकर कहाँ तक है, 14 तक है, ठीक ना। हम बात करते हैं मेन चीजों की। यहाँ पे आप जो 7 देख रहे हैं ना, ये क्या है, उदासीन है, ठीक ना। अगर पीएच का मान 7 आए तो उसको क्या कहेंगे आप, उदासीन, ठीक है। अगर पीएच का मान 7 से कम आता है तो वह अम्लीय माध्यम होगा। अगर पीएच का मान 7 से अधिक होता है,
ठीक ना। तो अगर ये देखिए ऐसे बढ़ेगा तो इसका मान ये क्या हो जाएगा, क्षारीय माध्यम में हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए बढ़ती हुई क्षारकीय प्रकृति और यहाँ पे बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि और H+ आयन की सांद्रता में कमी। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं H+ एवं OH- आयन की सांद्रता परिवर्तन के कारण परिवर्तन के साथ पीएच की विभिन्नता, ठीक ना। आप यहाँ देख सकते हैं, करा नोट, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। याद रखेंगे, रट जाइए इसको, ठीक है ना। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक ना। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो आप बताएंगे 7। अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है, ये 7 से कम होता है दोस्तों, ठीक ना। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। क्षारकीय विलयन, ये पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक ना। चलिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। पीएच जो होते हैं उनका दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे पूरे डिटेल्स के साथ समझेंगे दोस्तों, ठीक ना। आप वीडियो में पूरा अंतिम तक बने रहिए, लुत्फ उठाइए इस चीज का, ठीक ना। और आप इसे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे करा, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, ठीक ना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, करा है यहाँ पे दूसरा क्या है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरा क्या है, तो कह रहा अत्यधिक अम्लीयता खासकर अपच की स्थिति में एंटासिड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जो अम्ल के आधिक्य को उदासीन कर देता है। यदि अगर वहां पे अम्लता ज्यादा है तो उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। चौथा बात करते हैं, दूध के उत्पादन में पीएच का मान लगभग 6.6 तक पहुंचने पर दूध खराब होने लगता है, ठीक ना। आप देख रहे हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा दूध के उत्पादन में पीएच का जो मान होता है वो लगभग 6.6 तक पहुंचने पर दूध खराब होने लगता है। अब बात करते हैं आप दोस्तों, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया आप देखिए CaOH का ट्वाइस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और क्लोरीन है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया आप क्लोरीन से कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे कैल्शियम और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होगा, ठीक ना, और जल प्राप्त होगा। हो गया समझ, आया ना समझ में, विरंजक चूर्ण। फिर हम बात करते हैं बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा, करा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको NaHCO3 बोलते हैं, ठीक ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कह रहा है आप देख सकते हैं NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये चारों होंगे जब आपस में क्रिया करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, करा धोने का सोडा, ठीक ना, वॉशिंग सोडा जिसको कहा जाता है, धोने का सोडा, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट देखिए बार बार क्वेश्चन आ जाता है कि धोने का सोडे का फार्मूला बताइए, तो आपको याद होना चाहिए Na2CO3.10H2O, ठीक ना। यही किसका फार्मूला है दोस्तों, तो धावन सोडे का फार्मूला है, ठीक ना। धोने का सोडा का फार्मूला है Na2CO3.10H2O, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे रासायनिक समीकरण की, ठीक ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे NaHCO3 और उष्मा है और एक किस में परिवर्तित हो जा रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट में, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इसको स्मॉल a बना लेंगे, ठीक है। तो कह रहा सोडियम कार्बोनेट जब जल के साथ क्रिया करता है तो सोडियम कार्बोनेट और 10H2O बना लेता है। ये बात समझ में। फिर यहाँ देखिए अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं, जो अम्ल क्षारक होते हैं ना, ये जो अम्ल क्षारक होते हैं, कह रहा है ये रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, कह रहा है विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक ना। जब पीएच का मान 7
से कम होगा तो कैसा होगा, वो प्रकृति अम्लीय कहलाएगा, ठीक ना। फिर कह रहा है विलयन में OH माइनस आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय होती है, ठीक ना। फिर कह रहा है नेक्स्ट, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, साथ ही साथ संगत लवण का निर्माण भी होता है, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस भी निकलता है और साथ ही साथ संगत लवण का निर्माण भी हो जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, क्या है यहाँ आप देख सकते हैं कि जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका ऋणायन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है बात समझ में। तो क्या करा, जब क्षारक किसी धातु से क्रिया करता है, ठीक ना, जब क्षार किसी धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका ऋणायन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणु से संयुक्त रूप से निर्मित होता है, ठीक ना। फिर कह रहा है कि जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है, ठीक ना। इस चीज को ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप लोग, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है चीज, ठीक ना। कह रहा है कि जब क्या हो, अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे आप दोस्तों, ठीक ना। क्या कर रहा है कि जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। जो जल में H+ और OH- आयन होते हैं क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि एक क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच, जो अम्ल या क्षारक की जो प्रबलता होती है उसकी जांच के लिए pH 0 से 14 स्केल से उपयोग की जाती है, ठीक ना, इसका उपयोग किया जाता है। कह रहा जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होता है, ठीक ना, जिससे पता लगता है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम एवं क्षारकीय विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है। तो जो क्षार होता है ना दोस्तों, उनका जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है, जो अम्ल होता है वो 7 से कम होता है और जिसका 7 रहता है उसको उदासीन बोला जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH की एक इष्टतम सीमा में होती है। फिर कह रहा है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, कह रहा सांद्र अम्ल क्षार को जल के साथ मिश्रित करना अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक ना। फिर कह रहा नेक्स्ट, अम्ल क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। जो अम्ल और क्षारक होते हैं ना, एक दूसरे को उदासीन करके किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टलन जल क्या होता है दोस्तों, ठीक ना। तो क्रिस्टलन जल को हम लोग यहाँ समझेंगे। कह रहा लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो ध्यान से समझेंगे इसको डिफिनेशन को, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं, ठीक है। तनुकरण अब देखेंगे यहाँ पे, कह रहा अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। अर्थात अम्ल क्षारक तनुकृत हो जाते हैं, ठीक है। तो जो क्षारक होते हैं क्या होते हैं, तनुकृत हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप समझे क्या, तनुकरण, ठीक है। तनुकरण में आप मेन चीजों को देख सकते हैं यहाँ पे, जो मुख्य है, अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अर्थात अम्ल या क्षारक तनुकृत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है क्या है, अम्लीय वर्षा क्या होता है, ठीक ना।
रैन एसिड इसको बोला जाता है, एसिड रैन बोला जाता है, ठीक ना। तो वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है वो 5.6 से कम हो जाता है, ठीक ना। जब यानी वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो जल का पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो 5.6 से कम हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है, ठीक ना। फिर यहाँ आप देख सकते हैं शुक्र, ठीक ना, यानी वेनुस का वायुमंडलीय सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। जो शुक्र है वो किससे बना है, वायुमंडल के सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है, ठीक ना। तो ये रहा, आप देखें अम्लीय वर्षा, ठीक ना। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, ठीक ना। तो इस चैप्टर में मैंने आपको टोटली यहाँ पे मैंने रिवाइज करा दिया, आपको एक ही वीडियो में आपको मैंने पूरा इस चैप्टर का निचोड़ आपको बता दिया, ठीक ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने ये पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं, और आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।